हेलो नमस्कार दोस्तों, अर्शाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में एसएससी ने जो विभिन्न एग्जाम्स कंडक्ट कराई है, उन एग्जाम्स में से लिए हुए हैं ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या ट्रेंड है, क्या डिफिकल्टी लेवल है। आप जानते हैं कि एसएससी ने अपना रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर शेयर कर दिया है और अब हमारे पास आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। जेईई की एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 15 दिन का समय है, सीएचएसएल की एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 40 दिन का समय है और अन्य एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम लगभग डेली डेली प्रतिदिन हम एक रीज़निंग का वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट करते हैं और जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने जो प्रश्न इंक्लूड किए हैं रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक्स के प्रश्न लिए हुए हैं ताकि आप अपनी एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर में तैयारी कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हम संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं और अगर संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, संख्याएँ एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा और इसी के गुणा भाग या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में जो अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, 16 है, 51 है, 158 है, मतलब संख्याएँ एकदम से बड़े अंतर से बड़ी हो रही है। 5 के बाद सीधे 16 आ गया, 16 के बाद 51 आ गया। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे हम गुणा गुणा करके हमारा पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं, रीजनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो 5 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 15 और उसमें 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 16। इसी प्रकार 16 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 48 और 48 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 51। 51 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 153 और 153 में अगर 5 जोड़ दें तो हमको मिलता है 158। मतलब ये सीरीज़ कैसे बढ़ रही है? इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5। तो अब आगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा। तो 158 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 8 तिया 24 हासिल के आए 2, 3 पंचे 15 और 2 17 हासिल का आया 1, 3 एकम 3 और 1 4 और इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 481। 481 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए इस आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है? प्रश्न आकृति ये है। अब देखिए इसका निर्माण करने के लिए कौन-कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखने से ही हमको स्पष्ट रूप से ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पे जो आकृतियाँ हैं वो एक सिलेंडर के शेप में एक बेलनाकार आकृतियाँ हैं ये। तो ये जो डी है ये हमारा इसका इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। जो डी में जो आकृति दी हुई है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। असंगत को हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। पहले कौन-कौन से दिए हुए हैं? पहला है घटाना, फिर है वृद्धि करना, फिर है आगे ले जाना और फिर है बढ़ाना। तो ये हमको पढ़ने पे स्पष्ट हो रहा है कि ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी किसी भी वस्तु में वृद्धि से संबंधित है, उसको बढ़ाने से, उसकी मात्रा में को बढ़ाने से संबंधित है, जबकि ऑप्शन नंबर ए मात्रा को घटाने या कम करने से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए बाकियों से भिन्न है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, देखिए अब ये वाला जो प्रश्न है ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है ज्ञात करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन का, इसको हमें ट्रिक ये होती है कि हमें हमारी रियल फैमिली पे लगाना है और जो सिंबल यूज़ करने हैं एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ब्रदर सिस्टर के लिए हम हॉरिजॉन्टल एरोज़ का वन साइडेड एरोज़ का यूज़ करते हैं। हस्बैंड और वाइफ के लिए हम हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोज़ का यूज़ करते हैं इस प्रकार से। मदर और फादर के लिए हम जो है वन साइडेड वर्टिकल एरोज़ का इस्तेमाल करते हैं। मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं और फीमेल के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। ये वाले सिंबल्स हमें हमारी फैमिली ट्री ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है
भानु नाम का एक व्यक्ति है, ये भानु है। भानु चूंकि मेल है तो मेल प्लस का साइन लगाया, वो किसका परिचय करा रहा है? गीता का परिचय करा रहा है। ये हो गई गीता। उसने क्या कहा कि वह मेरी मेरी नानी की, मतलब किसकी नानी की? भानु की नानी की। भानु की नानी की, नानी, पहले नानी और दादी दोनों दिया है, हम पहले नानी मान लेते हैं। नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, तो नानी मतलब भानु की, ये माँ हो गई, ये मदर हो गई, भानु की माँ हो गई। और उसकी माँ कौन हो जाएगी? ये भानु की नानी हो जाएगी। तो ये भानु की नानी की, हमने पहले नानी माना है कि इकलौती पुत्री मतलब कौन? ये भानु की माँ हो गई, की पुत्री है मतलब कि इनकी पुत्री हो गई, मतलब यहाँ पे ये ऐसा एरो बन जाएगा और गीता यहाँ पे हो जाएगा। गीता माइनस का साइन है, तो ये भानु की बहन हो गई। तो भानु गीता का भाई हो गया। अगर इसी के विपरीत अगर ये दादी होता तो यहाँ पे क्या होता? माँ की जगह ये दादी दादी आ जाती, तो ये यहाँ पे पिता हो जाते। और पिता, अब दादी है तो दादी की ये यहाँ पे पिता हो गए, वो मेरी दादी की इकलौती पुत्री। दादी की इकलौती पुत्री मतलब क्या हो गया? उसकी बहन हो गई, उसकी पिता की बहन हो गई, ये बहन। और उस केस में भी बहन है और उनकी एकमात्र पुत्री होती, तो फिर ये क्या होता? ये इस केस में भी भानु की बहन होती। तो भानु का निम्नलिखित में से गीता में से क्या संबंध है? भानु गीता का भाई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने देखा कि नानी के केस में भानु की बहन गीता हो रही थी, और अगर दादी का केस है तो फिर क्या होगा? दादी के केस में वो उसकी बुआ की पुत्री हो जाएगी। बुआ की पुत्री मतलब कजिन हो जाएगी, लेकिन कजिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ भाई दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमें निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार की आकृति जब भी हो तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर मान लेते हैं हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके विकर्ण इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इस केस में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाती है? ऐसी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 8। तो वो कैसे होती है? 1 2 3 4। तो एक संख्या से बनने वाले त्रिभुज कितने हैं? 4 हैं। देखिए, एक से एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। 2 से ये वाला त्रिभुज बन रहा है, 3 से ये वाला त्रिभुज बन रहा है और 4 से ये वाला त्रिभुज बन रहा है। और अब दो दो संख्याओं से देखिए तो 1 और 2 से एक त्रिभुज बना, 2 और 3 से एक त्रिभुज बना, 4 और 3 से एक बना। तो दो संख्याओं से भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब इस प्रकार की आकृति यहाँ पे कितने हो जाएंगे त्रिभुज? पहले में 8 हो जाएंगे, दूसरे में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, और तीसरे में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये 24 त्रिभुज तो हमको मिल गए। इसके अलावा और भी त्रिभुज है, मैं पेन का कलर बदल के आपको बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन जाएगा हमारा बड़ा वाला। देखिए, ये त्रिभुज बन गया, और उसी तरह एक त्रिभुज ये बनेगा, ये हो गया। उसके बाद ये रेखा गई और ये रेखा बनी। तो ये दो त्रिभुज हमको यहाँ पे इस प्रकार से मिल गए, तो ये हमने दो और लिख दिए। इसी का उल्टा देखें, मैं एक बार और पेन बदलता हूँ और देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको। यहाँ पे हमको ये वाला एक ये त्रिभुज मिल रहा है। तो एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया। तो दो त्रिभुज हमको और मिल गए। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 या 24 और 4 28। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आमतौर पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती दोस्तों, हमें हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ ही इन प्रश्नों को हल करना होगा, और ऑब्जर्वेशन जब ही हमारा इन्हांस होगा जब हम काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए ये फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। एल का अर्थ है प्लस, एम का अर्थ है माइनस, एन का अर्थ है गुणा और पी का अर्थ है डिवाइड। तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। लिख लेते हैं। एल का अर्थ क्या हो गया? प्लस करना। एम का अर्थ क्या हो गया? माइनस करना। एन का अर्थ हो गया हमारे पास गुणा करना, और पी का अर्थ हो गया हमारे पास भाग देना। तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा? अब ये देखना है हमको। क्या दिया हुआ है समीकरण? 28 एन 5 एल 5 0 पी 5 एम 4।
देखते हैं इसको आगे। 28 हो गया, n की जगह क्या है, गुणे का चिन्ह आ जाएगा, ये तो ये हो गया गुणा। 5 l की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये हो गया प्लस 50। p की जगह क्या आ जाएगा, p की जगह आ जाएगा डिवाइड का चिन्ह और ये हो जाएगा 5। और m की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह और ये हो जाएगा 4। अब इसको बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये 10। तो अब क्या हो गया, 28 और 5 का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 140 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस इसमें से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 140 और 10 150, 150 माइनस 4 मतलब 146 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस समीकरण की वैल्यू क्या होगी, 146, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कविता, छंद, पुस्तक। तो देखिए कविता जो होती है, पोयम जो होती है, छंद उसका एक हिस्सा होता है। मतलब कविता कई सारे छंदों से मिलके बनी होती है। तो इसी प्रकार जो पुस्तक है वो किससे मिलके बनी होती है, वो पृष्ठों से, पेजेस से मिलके बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, कई सारे पृष्ठों से मिलके एक पुस्तक बनी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न हमारा। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में ABCD से लेके अंत में XYZ तक 26 लेटर होते हैं। हम क्या करते हैं, ए की प्लेस वैल्यू 1 लिख देते हैं, बी की 2 लिख देते हैं, सी की 3 लिख देते हैं, डी की 4 लिख देते हैं, क्योंकि ये ए पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान पे आता है, सी तीसरे स्थान पे, और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है हमारा 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 पे। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको पेन दिया हुआ है। ये फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू हो गई दोस्तों। कभी कभी सेकंड सीरीज की भी जरूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज किसको बोलते हैं, जब एक जेड के बाद फिर से हम ABC लिखना चालू कर देते हैं। तो उस केस में ए हो जाता है 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, सी हो जाता है 29 पे और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। जब दो लेटर दिए हुए और उनकी प्लेस वैल्यू का जो योग है अगर वो 27 हो तो हम उसको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखिए बी और वाई, बी होता है हमारा 2 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 27 मिलेगा। क्या कहा गया है, पेन, पेन को कैसे लिखा गया है, QFO के रूप में। P की प्लेस वैल्यू थी 16, E होता है हमारा 5 पे, N होता है हमारा 14 पे, Q होता है 17 पे, F होता है 6 पे और O होता है 15 पे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 16 से 17 पे आए ये +1 हुआ, 5 से 6 पे आए +1 हुआ, 14 से 15 पे आए यहाँ पे भी +1 हुआ। कैट को कैसे लिखेंगे, CAT, C मतलब 3, A मतलब 1 और T मतलब 20। सी में 1 जोड़ा तो हमको क्या मिला, 4। बी में मतलब 3 में 1 जोड़ा तो हमको मिला 4, 1 में 1 जोड़ा तो हमको मिला 2 और 20 में 1 जोड़ा तो हमको मिला 21। तो 4 मतलब क्या हो जाता है, डी, 2 मतलब हो जाता है बी और 21 मतलब हो जाता है यू। DBU, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न है। अब देखिए दो कथन दिए हुए हैं, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको सही मानना है हमको और उनके आधार पे ये दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है हम उसमें वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल टिकट्स आर कूपन। तो इसका कैसा वेन डायग्राम बनेगा, ये हो गया टिकट्स, ऑल टिकट्स आर कूपन्स और कूपन का ये वाला सर्कल हो जाएगा, ये कूपन हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, ऑल कार्ड्स आर टिकट्स, ऑल कार्ड्स आर टिकट, तो टिकट के अंदर कार्ड का सर्कल आ जाएगा, ये किसका हो गया, ये कार्ड का हो गया। तो इस प्रकार का ये एक चित्र बन रहा है। सबसे छोटा वाला सर्कल हो गया हमारा कार्ड का, फिर हो गया हमारे पास टिकट्स और फिर सबसे बाहर हो गया हमारे पास कूपन्स। अब हमको क्या क्या कंक्लूजन दिए हुए देखते हैं। सम कूपन्स आर कार्ड, तो सम कूपन्स आर कार्ड, देखिए कूपन बाहर एक कार्ड अंदर है, तो ये पहले वाला तो वैलिड है, पहले वाला वैलिड है। उसके बाद देखिए सम कार्ड्स आर कूपन, सम कार्ड्स, जो कार्ड्स हैं वो कूपन है, कार्ड भी कूपन के अंदर है, तो ये वाला भी वैलिड है। दोनों ही कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए लोगों की एक पंक्ति में ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। लोगों की एक पंक्ति में अमन की रैंक ऊपर से 10वीं और नीचे से 12वीं, ये पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। काफी ज्यादा सरल सवाल होता है।
तो जब भी ऊपर और नीचे से रैंक दी और हमको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, या लेफ्ट और राइट से दी हो तो क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टॉप मतलब टॉप से कितनी रैंक है 10 और बॉटम से कितनी रैंक है हमारे पास 12। दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 12 और 1 घटा देंगे तो ये हो गया 22 माइनस 1, कुल व्यक्तियों की संख्या 21 हो जाएगी। इस पंक्ति में ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपनी रीजनिंग की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।